मेरे पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या किया? अपने दोनों हाथ सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो दिए। अपनी 10 उंगलियों के निशान मिटा दिए। पिछली जिंदगी में मेरे दत्तक भाई ने किसी की हत्या की थी, लेकिन उसने मेरे फिंगरप्रिंट निकालकर घटनास्थल पर छोड़ दिए थे। मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। मेरे माता पिता ने न सिर्फ मेरे लिए न्याय नहीं मांगा, बल्कि अपने दत्तक बेटे के लिए झूठी गवाही भी दी। इंटरनेट पर सबसे पहले मुझे ही हत्यारा घोषित किया। जिस दिन मुझे फांसी दी गई, उसी दिन वे अपने दत्तक बेटे को लेकर द्वीप पर छुट्टियां मनाने गए थे। लेकिन अब मैं फिर से जन्म लेकर वापस आ चुका था। उस समय से ठीक 1 घंटा पहले, जब मेरा दत्तक भाई हत्या करने वाला था। इस बार मैं उन्हें फिर कभी झूठी गवाही देने का मौका नहीं दूंगा। मैं दुनिया के सबसे भीड़-भाड़ वाले चौक के बीचों बीच खड़ा था। अनगिनत हैरान और मजाक उड़ाती निगाहों के बीच मैंने सर्दियों की ठंडी हवा में एक-एक करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। लगभग आधा नग्न होकर मैं नाचने लगा। चारों तरफ कैमरे मेरी ओर घूम गए। सिर्फ मेरे कारण एक लाइव स्ट्रीम रूम बन गया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा व्यूज पहुंच गए। यहां तक कि मेरा परिवार भी देख रहा था। नाच खत्म होने के बाद मैंने कैमरे की ओर देखकर कहा, अब मैं सबके सामने सल्फ्यूरिक एसिड से हाथ धोने वाला हूं। यह सुनते ही लाइव चैट पागल हो गई। यह आदमी पागल है क्या? अटेंशन चाहिए तो उसकी भी हद होती है। जब मैंने आखिरी गाना खत्म किया, तब तक व्यवस्था बनाए रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड देर से वहां पहुंचे। उन्होंने जल्दी से मुझे रोकने की कोशिश की। अरे, भागने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें सीधे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। मैं मुस्कुराया और उनमें से एक की तरफ उंगली उठाकर बोला, मेरा नाम झाओ युनशुआन है। मेरे पिता झाओ ग्रुप के मालिक झाओ झेन्यू हैं। मेरी मां प्रसिद्ध बैले अभिनेत्री शिंग निंगयान है। मेरा भाई क्योटो यूनिवर्सिटी का छात्र है। चाहो तो पुलिस बुला लो, उन्हें सीधे संपर्क करना। इतना कहकर मैंने अपने पैरों के पास रखा सल्फ्यूरिक एसिड उठाया। गार्ड की आवाज कांप गई। तुम क्या कर रहे हो? जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना जेल की सजा है। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैंने सीधे एसिड जमीन पर उंडेल दिया और दोनों हाथ उसमें दबा दिए। तेजाब ने मेरी त्वचा को तुरंत जलाना शुरू कर दिया। हवा में जले हुए मांस जैसी बदबू भर गई। दर्द से मेरे पूरे शरीर पर ठंडा पसीना निकल आया। मैं लगभग गिर ही गया था, लेकिन दिल के भीतर उठ रही अजीब खुशी ने मुझे खड़ा रखा। भीड़ डरकर 1 मीटर पीछे हट गई। मैं सबसे पास खड़े लाइव स्ट्रीमर के कैमरे के सामने गया। अपने खून से लथपथ हाथ कैमरे के सामने उठाए और दांत भींचकर कहा, ध्यान से देख लो, 12 जनवरी शाम 5:30 के बाद मैं झाओ युनशुआन। अब मेरे पास कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। मेरी पिछली जिंदगी में बस 3 घंटे बाद मेरा तथाकथित छोटा भाई झाओ शूसी एक लड़के को छत पर ले जाकर नीचे धक्का देगा। वो पहले से ऐसे दस्ताने लाएगा जिन पर मेरे फिंगरप्रिंट बने होंगे। वो आसपास के सारे कैमरे नष्ट कर देगा और मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए झूठी गवाही देंगे। वे नकली सबूत बनाएंगे और मुझे हत्यारा साबित करेंगे। उन्होंने मिलकर मुझे बलि का बकरा बनाया था, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया के सामने खड़ा हूं और मैंने खुद अपने हाथ नष्ट कर दिए हैं। मुझे पिछली जिंदगी की वो मुलाकात याद आई, जब झाओ शूसी जेल में मुझसे मिलने आया था। वो नकली दुख भरी आवाज में बोला था, भैया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। माँ पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं जेल चला जाता तो उन्हें कितना दुख होता। इसलिए मुझे आपके साथ गलत करना पड़ा। मैंने चुपचाप अपने हाथों पर दस्ताने पहन लिए और फिर पुलिस स्टेशन में सामान्य पूछताछ के दौरान बैठा रहा। अचानक किसी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे जमीन पर पटक दिया। तड़ाक तड़ाक 2 जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़े। निकम्मे, अब इंटरनेट पर हर जगह तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। तुमने हमारे झाओ परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे सामने खड़े थे मेरे अपने माता पिता। झाओ जेनियो मुझे देखते ही और ज्यादा गुस्से में भर गया। इसे पकड़ो, इससे सख्ती से पूछताछ करो। इसने लाइव स्ट्रीम में अपने भाई का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? किन निंगशुआंग की आंखें आंसुओं से भरी थी,
लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उनमें सिर्फ निराशा थी। मैंने आखिर तुम्हारे जैसा बेटा कैसे पैदा किया? अगर जाओ शूसी को तुम्हारी वजह से जरा भी परेशानी हुई तो मैं तुरंत मां बेटे का रिश्ता खत्म कर दूंगी। मेरी आंखों से दो आंसू बह निकले। जिस दिल को बहुत पहले ही इन दोनों से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी, वो इस पल फिर चाकू की तरह कट रहा था। 5 साल की उम्र से पहले तक मैं सचमुच इस परिवार का छोटा मालिक था। लेकिन जिस दिन जाओ शूसी को गोद लिया गया, उस दिन से जाओ झेन्यू और उसकी पत्नी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। बचपन में अगर मैंने उसके साथ एक खिलौना भी साझा करने की कोशिश की तो जाओ झेन्यू मुझे लटकाकर बेरहमी से पीटता था, फिर अंधेरे बेसमेंट में बंद कर देता था। अगर एक दयालु नौकरानी हर रात चोरी छिपे खाना न लाती तो शायद मैं उसी नम बेसमेंट में मर गया होता। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी का पहला आधा हिस्सा जाओ शूसी की छाया में बीता। अगर उसे किसी बात से थोड़ी भी नाराजगी होती तो मुझे पारिवारिक सजा मिलती। कभी भूखा रखा जाता, कभी कोड़ों से पीटा जाता। आखिरकार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आया। मैं क्योटो यूनिवर्सिटी में चुना गया, जबकि जाओ शूसी मुश्किल से साधारण कॉलेज के लायक था। मुझे लगा अब शायद मैं आजाद हो जाऊंगा, लेकिन जाओ झेन्यू ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके मेरे नंबर ही मिटा दिए। और उसी दौरान जाओ शूसी की सफलता का जश्न पूरे शहर में मनाया गया। दिन रात दावतें चली, पूरा शहर निमंत्रित था। मुझे गुजारे के पैसे तक बंद कर दिए गए थे। जिंदा रहने के लिए मुझे दिन रात पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। अचानक एक तेज फोन की घंटी बजी, जिसने मुझे यादों से बाहर खींच लिया। किन्यन शुआंग के फोन की स्क्रीन पर कॉल आ रही थी, जाओ शूसी की। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जो कड़वाहट अभी मेरे लिए थी वो पल भर में गायब हो गई। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। क्या हुआ मेरे अच्छे बेटे? फोन की दूसरी तरफ क्या कहा गया मुझे नहीं पता, लेकिन किन्यन शुआंग का चेहरा धीरे धीरे खराब होने लगा। उसकी नजर मुझ पर टिक गई। फिर उसने फोन जाओ झेन्यू को पकड़ा दिया। तुम खुद उससे बात करो। जाओ झेन्यू ने जबरदस्ती एक नरम मुस्कान बनाई। युन शुआंग, अभी जो हुआ वो मां पापा की गलती थी। तुम्हारी मां तुम्हें मनाना चाहती है। हमने समुद्र किनारे वाले होटल में कमरा बुक किया है। तुमने कहा था ना कि तुमने बहुत समय से मां के साथ खाना नहीं खाया। क्या आखिरकार उन्हें मेरी परवाह होने लगी थी? पिछली जिंदगी में मैं परिवार के प्यार के लिए तरसता रहा था, इसलिए बिना किसी शक के मैं कार में बैठ गया। लेकिन कार जाकर रुकी उसी बिल्डिंग के सामने जहां वो लड़का गिराया गया था, जहां जाओ शूसी ने मेरे लिए खास तोहफा तैयार किया था। इस बार उनकी बात सुनकर मैंने सीधे किन्यन शुआंग के खूबसूरत चेहरे पर खून थूक दिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वापस जाकर डांस जारी रखूंगा। किन्यन शुआंग चीखते हुए खड़ी हो गई। वो मुझे गालियां देने वाली थी, लेकिन पता नहीं उसे क्या याद आया। वो जबरदस्ती खुद को रोक गई। युन शुआंग, बच्चों जैसी जिद मत करो। मां पापा भी तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। इतना कहकर उसने जाओ झेन्यू की बाह खींची, उसे भी बोलने का इशारा किया। मैंने फिर एक और मुंह भर खून जाओ झेन्यू के चेहरे पर थूक दिया और मुस्कुराकर कहा, नहीं। जाओ झेन्यू पूरी ताकत से भड़क उठा। धराम! उसने मुझे एक लात मारी और मैं 1 मीटर दूर जा गिरा। मेरी पीठ पुलिस स्टेशन के संगमरमर के खंभे से टकराई। ऐसा लगा जैसे रीढ़ ही टूट जाएगी। बेशर्म! जाओ झेन्यू ने गुस्से से चेहरे पर लगा खून पोंछा। फिर उसने 2 काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड बुला लिए। पुलिस उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन जाओ झेन्यू ने सिर्फ एक वाक्य कहा, ऊपर तक हमारे लोग बैठे हैं, और पुलिस तुरंत चुप हो गई। दोनों बॉडीगार्ड ने बेरहमी से मेरे हाथ पीछे मोड़ दिए। बाल पकड़कर घसीटते हुए मुझे कार की तरफ ले जाने लगे। इसे पीछे वाले स्टोरेज बॉक्स में ठूंस दो। ये घटिया चीज पीछे की सीट पर बैठने लायक नहीं है। उसी पल डर से भरी पुरानी यादें मेरे दिमाग में फट पड़ी। मैं बुरी तरह छटपटाने लगा। 3 साल पहले
झाओ झेन्यू और किन्नियन शुआंग झाओ शूसी को लेकर रोड ट्रिप पर गए थे। मैंने बहुत विनती की, तब जाकर उन्होंने मुझे साथ आने दिया, लेकिन सिर्फ कार की डिक्की में। पूरे सफर के दौरान वे मुझे भूल गए। मुझे लगातार 3 दिनों तक डिक्की में बंद रखा गया। जीने की चाह ने मुझे मजबूर किया कि मैं डिक्की तोड़कर भागूं, लेकिन झाओ शूसी ने रोते हुए कहा, भैया ने मेरी कार तोड़ दी। और फिर मेरे माता पिता ने मुझे हाईवे पर अकेला छोड़ दिया। आज तक मेरे पैरों के तलवों पर उस दिन के घावों के निशान हैं। मुझे छोड़ दो, मैं डिक्की में नहीं जाना चाहता। मैं चाहे जितना संघर्ष करता, वे आदमी फिर भी झाओ झेन्यू के आदेश मान रहे थे। उन्होंने मेरे दोनों हाथ जकड़ दिए। किन्नियन शुआंग ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, मां भी ये सब नहीं करना चाहती। और फिर धड़ाम, डिक्की का ढक्कन बंद हो गया। अंधेरा, घुटन, डर, सब कुछ बेलों की तरह मेरे पूरे शरीर में लिपट गया। मैंने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं, मैं यहां टूट नहीं सकता। अगर मैंने डर दिखाया तो झाओ शूसी तुरंत समझ जाएगा। मैंने दांत भींचकर अपनी जीभ का सिरा काट लिया। मुंह में खून की मीठी स्वाद फैल गई। पता नहीं कितना समय बीता। आखिरकार डिक्की खुली। तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभ गई। झाओ शूसी सामने खड़ा था, बाहें सीने पर टिकाए ऊपर से मुझे देख रहा था। भैया, आपने अपनी हालत कैसी बना ली? बॉडीगार्ड ने मुझे बेरहमी से जमीन पर घसीटकर फेंक दिया। झाओ शूसी ने मेरे हाथ पर पैर रखा और चमड़े के जूते की नोक से उसे धीरे धीरे रगड़ने लगा। अगर अभी तुम मेरे किसी काम के ना होते तो मैं तुम्हें इस कचरे की तरह इस्तेमाल भी नहीं करता। उसने इशारा किया। बॉडीगार्ड ने मेरे कपड़े उतार दिए, मेरी चीखों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए। उन्होंने मुझे वही कपड़े पहनाए जो झाओ शूसी ने हत्या के समय पहने थे। झाओ शूसी ने मेरे पेट पर पैर रख दिया। मेरे लिए काम करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। उसने कॉलर पकड़कर मुझे सीढ़ियों पर घसीटना शुरू कर दिया। मेरे पैर लगातार पत्थरों से टकराते रहे, 12 मंजिल तक। मेरे घुटने और टांगे खून से भर गईं। छत पर पहुंचकर उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब यहां मेरे लिए रुको। यही वही जगह थी जहां पिछली जिंदगी में उसने उस लड़के ए जिया को नीचे धक्का दिया था। झाओ शूसी ने अपने सजे हुए बालों को झटका और घमंडी हंसी के साथ बोला, ये गरीब लोग सच में मुसीबत होते हैं, मरते हैं और परेशानी मेरे लिए छोड़ जाते हैं। अगर तुम मेरे लिए दोष अपने सिर न लेते तो मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में दबा हुआ पागलपन उफान मार रहा था। मैंने धीरे से कहा, तुम पछताओगे। झाओ शूसी ने उदासीनता से मेरी ओर देखा, फिर बाल पकड़कर मेरा सिर पत्थर पर दे मारा। धड़ाम। उसी समय उसने एक हाथ से फोन मिलाया और कॉल लगते ही रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। हेल्प! मेरा भाई, उसने किसी को मार दिया। पुलिस स्टेशन में मैं बिखरे बालों और हथकड़ियों के साथ बेंच पर बैठा था। कुछ ही मिनट पहले मुझे पुलिस कार से उतारा गया था। तभी एक अधेड़ आदमी मुझ पर टूट पड़ा। तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? वो ए जिया के पिता थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, आवाज फटी हुई थी। पास खड़े लोग भी मुझ पर टूट पड़ना चाहते थे। एक भारी मुट्ठी सीधे मेरे चेहरे की तरफ आई। मैं तुझसे अपने बेटे का बदला लूंगा, लेकिन शुरुआत से अंत तक। झाओ शूसी और मेरे माता पिता बस ठंडे चेहरे से तमाशा देखते रहे। युनशुआन बचपन से ही ऐसा था, किसी की बात नहीं सुनता। झाओ झेन्यू ने झूठ बोलते हुए कहा। फिर उसने झाओ शूसी की बांह उठाई। देखिए, उसने अपने भाई तक को चोट पहुंचाई। झाओ शूसी की गोरी त्वचा पर सिक्के जितना छोटा नीला निशान था, लेकिन मेरे शरीर पर ऐसे हजारों निशान थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। उसने उस लड़के को खुद धक्का दिया था। मैं सिर्फ उसका बलि का बकरा हूं। लेकिन झाओ शूसी ने तुरंत घायल होने का नाटक किया। भैया, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? माँ, पापा और मैंने अपनी आंखों से आपको हत्या करते देखा है।
ये सच्चाई है। अब कोई मेरी बात सुनना नहीं चाहता था। सबकी नजरों में मैं सिर्फ एक निर्दयी हत्यारा था। अरे, ये वही पागल डांसर है ना? एक औरत ने मुझे पहचान लिया। उसने तुरंत फोन निकालकर मेरी लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में लाइव स्ट्रीम में 10 लाख लोग जुड़ गए और फिर पूरा इंटरनेट मेरे खिलाफ युद्ध बन गया। जाओ हॉट सर्च देखो। झाओ ग्रुप ने आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने झाओ युनशुआन से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। ओ माय गॉड! जिन लोगों को उसने पहले परेशान किया था सब बाहर आ गए। इतना बड़ा हत्यारा मर जाना चाहिए। गुस्साए नेटिजन्स ने मेरी पूरी जिंदगी खोद कर इंटरनेट पर डाल दी। लोग मुझ पर सड़े हुए अंडे फेंकने तक पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पिछली जिंदगी वाला वही दृश्य एक बार फिर दोहराया जा रहा था, एक एक करके। क्या मैं सच में अपनी किस्मत नहीं बदल सकता? नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ था। मैंने मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं खुद को फिर कभी पछतावे में नहीं डूबने दूंगा। मेरी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। मैंने अपनी हथेली को इतनी जोर से दबाया कि पहले से फटी हुई त्वचा फिर दर्द करने लगी। ये मेरा आखिरी दांव है। मैंने सिर उठाकर कहा, मैं पूछताछ अधिकारी से मिलना चाहता हूं। इंटेरोगेशन रूम में कई तेज सफेद लाइटें सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। 2 पुलिस अफसर सामने बैठे थे। एक ने ठंडी आवाज में पूछा, तो क्या अब तुम अपना जुर्म कबूल करने वाले हो? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं हत्यारा नहीं हूं। दूसरा अफसर, ऑफिसर जियांग, मुझे घूरते हुए बोला, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर तुम अभी गलती मान लो और अच्छा रवैया रखो तो सजा कम होने की संभावना है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप लोगों के पास सबसे अहम सबूत क्या है? टीजीआर की पीठ के पीछे मिला फिंगरप्रिंट, सही? दोनों अफसर अचानक चौकन्ने हो गए। तुम्हें इस तरह के अंदरूनी सबूत के बारे में कैसे पता? बगल में बैठा युवा पुलिस वाला तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आवाज में शक और गुस्सा दोनों थे, लेकिन मैंने उसकी बात पूरी तरह अनदेखा कर दी। मैंने बस धीरे धीरे अपने दस्ताने उतारने शुरू किए। फिर मैंने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए। लेकिन ऑफिसर, मेरे फिंगरप्रिंट तो आज शाम 5:30 बजे ही खत्म हो चुके थे। तो मैं हत्यारा कैसे हो सकता हूं? कमरे की सफेद रोशनी मेरी सड़ी हुई, जली हुई हथेलियों पर पड़ रही थी। दृश्य इतना भयानक था कि युवा अफसर ने अनजाने में आधा कदम पीछे ले लिया। यहां तक कि अनुभवी ऑफिसर जियांग की आंखें भी सिकुड़ गईं। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये कैसे हुआ? तुम्हारे हाथों को ये चोट कब लगी? आज शाम 5:30 बजे सेंट्रल स्क्वायर में। मैंने खुद सल्फ्यूरिक एसिड डालकर अपने फिंगरप्रिंट नष्ट किए। पूरे इंटरनेट पर लाखों लोग इसके गवाह हैं। आप लोग तुरंत लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग और वहां मौजूद लोगों के वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने धीरे धीरे अपनी जली हुई हथेलियों को उठाया। सल्फ्यूरिक एसिड त्वचा की डर्मिस लेयर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। मेरे फिंगरप्रिंट अब कभी वापस नहीं आ सकते। पूरा इंटेरोगेशन रूम अचानक मौत जैसी खामोशी में डूब गया। दोनों अफसर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में साफ था, पूरे केस की दिशा अब बदल चुकी थी। ऑफिसर जियांग अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने तेजी से आदेश देना शुरू किया, सेंट्रल स्क्वायर की लाइव रिकॉर्डिंग तुरंत निकालो। टाइमलाइन क्राइम सीन से मैच करो। टेक्निकल डिपार्टमेंट को कहो कि फिंगरप्रिंट एविडेंस दोबारा जांचे। युवा अफसर तुरंत बाहर भागा। ऑफिसर जियांग फिर बैठ गया। इस बार उसकी नजरें पहले जैसी नहीं थीं। अब उनमें शक के साथ एक अजीब जटिलता थी। झाओ योंगशुआन, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो इसका मतलब तुम्हारे अपने माँ बाप और तुम्हारा तथाकथित भाई झूठी गवाही दे रहे हैं और असली हत्यारा उन्हीं के बीच छिपा हुआ है। उसी समय इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खटखटाया गया। एक और पुलिस वाला अंदर आया। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। टीम जियांग, झाओ झेन्यू, किन नियनशुआंग और झाओ शूसी अभी भी बाहर हैं। वे बहुत उग्र हो रहे हैं। वे लगातार कह रहे हैं कि आरोपी को तुरंत सजा दी जाए।
और खुद को पीड़ित परिवार का प्रतिनिधि बता रहे हैं। ऑफिसर जियांग की आंखें ठंडी हो गईं। बहुत अच्छा, उन्हें अलग अलग पूछताछ कमरों में बैठाओ। मेरी अनुमति के बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज थोड़ी नरम थी, लेकिन सतर्कता अभी भी मौजूद थी। जाओ योंगशुआन, तुम्हारी बातों की तुरंत जांच होगी, लेकिन सच सामने आने तक तुम अभी भी मुख्य संदिग्ध हो। तुम्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। मैंने शांत स्वर में कहा, ऑफिसर, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी शारीरिक स्थिति की पूरी रिकॉर्डिंग और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की जाए। ऑफिसर जियांग ने तुरंत सिर हिलाया। मंजूर है। दूसरी तरफ झाओ परिवार को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। झाओ झेन्यू अब भी गुस्से में चिल्ला रहा था। सबूत साफ है, उस कमीने ने खुद कबूल किया है। इतनी देर क्यों कर रहे हो? हमारे झाओ परिवार की इज्जत उसने मिट्टी में मिला दी। किन नियन शुआंग नकली आंसू बहाते हुए बोली, हमारी परवरिश में कमी रह गई, तभी उसने ऐसा भयानक काम किया। हम पीड़ित परिवार को पूरा मुआवजा देंगे। झाओ शूसी ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा, ऑफिसर, क्या मेरा भाई ठीक है? वो कहीं मानसिक रूप से टूट तो नहीं गया? लेकिन हर पुलिस वाले का जवाब एक जैसा था, कृपया धैर्य रखें, जांच जारी है। समय धीरे धीरे गुजरता गया, यहां तक कि थोड़ी धीमी समझ वाली किन नियन शुआंग को भी महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। आप लोगों का मतलब क्या है? हम गवाह हैं, संदिग्ध नहीं। आपको हमें रोकने का कोई हक नहीं। लेकिन सामने बैठा पुलिस वाला बस एक ही बात दोहराता रहा, कृपया धैर्य रखें। पुलिस की कार्रवाई बेहद तेज थी। सेंट्रल स्क्वायर की लाइव रिकॉर्डिंग, लाखों लोगों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, सब कुछ ही घंटों में इकट्ठा कर लिया गया। टाइमलाइन निकाली गई। मैंने शाम 5:30 बजे अपने हाथों पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार एई जिया की मौत लगभग रात 8:30 बजे हुई थी। साथ ही मेरे हाथों की मेडिकल जांच हुई। रिपोर्ट साफ थी, ताजा गंभीर केमिकल बर्न, त्वचा की ऊपरी और अंदरूनी परत पूरी तरह नष्ट। ऐसी हालत में मेरे फिंगरप्रिंट किसी भी हालत में नहीं बच सकते थे। उधर टेक्निकल डिपार्टमेंट ने क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट की दोबारा गहराई से जांच की। रिपोर्ट जल्दी ही वापस आ गई। फिंगरप्रिंट पैटर्न असामान्य रूप से साफ और स्थिर है। इसमें सामान्य त्वचा दबाव और प्राकृतिक विकृति नहीं है। ये किसी फिल्म, मोल्ड या ट्रांसफर तकनीक से बनाया गया प्रतीत होता है। एक एक करके सारे सबूत एक चौंकाने वाली सच्चाई की तरफ इशारा करने लगे। ऑफिसर जियांग रिपोर्ट को घूर रहा था। उसका चेहरा बेहद ठंडा हो गया। वो कई सालों से पुलिस में था। उसने अनगिनत अपराध देखे थे, लेकिन अपने ही बेटे और भाई को फंसाने के लिए परिवार के प्यार का इतना निर्दयी इस्तेमाल, ये देखकर उसकी रीढ़ तक ठंडी हो गई। ऑफिसर जियांग ने बिना एक पल गवाए तुरंत आदेश दिया, जाओ शूसी से कड़ी पूछताछ शुरू करो। सर्च वारंट के लिए आवेदन करो। जाओ परिवार के घर और जाओ शूसी के निजी सामान की पूरी तलाशी लो। फिंगरप्रिंट मोल्ड बनाने वाले उपकरण और सामग्री ढूंढो। कुछ ही देर बाद इंटेरोगेशन रूम में मेरी जगह अब झाओ शूसी बैठा था, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब पुलिस की आवाजों में शक नहीं, सीधा दबाव था। जब उसके सामने एक एक करके सबूत फेंके गए, उसकी मानसिक दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी परफेक्ट साजिश इतनी आसानी से टूट जाएगी। उसे यह भी नहीं लगा था कि मैं अपने ही फिंगरप्रिंट हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। उसके सारे प्लान एक ही पल में बर्बाद हो चुके थे। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। फिंगरप्रिंट झाओ योंगशुआन के ही हैं। मेरे माँ बाप ने देखा था। ऑफिसर जियांग ने ठंडी नजरों से उसे घूरा। झाओ योंगशुआन के फिंगरप्रिंट घटना से पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट नकली मोल्ड से ट्रांसफर किए गए थे। अब भी सच नहीं बोलोगे? किसी और को फंसाने के लिए नकली फिंगरप्रिंट बनाना और उस पर जानबूझकर हत्या, क्या तुम्हें पता है ये कितना बड़ा अपराध है? झाओ शूसी पूरी तरह घबरा गया। उसके माथे पर पसीना बहने लगा। मैंने किसी को मारने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे धक्का दिया था, लेकिन वो खुद संतुलन खोकर गिर गया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हो गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है।
उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ऑफिसर जियांग तुरंत आगे झुक गया। उसकी आवाज अब और भी ठंडी थी। ओह, अभी तक तो तुम कह रहे थे कि तुमने झाओ योंगशुआन को किसी को धक्का देते देखा था। अब अचानक लड़का खुद गिर गया। तो क्या तुम घटना के समय वहां मौजूद थे? तुम्हारा और मृतक ए जिया का क्या संबंध था? भारी मानसिक दबाव और डर के नीचे झाओ शूसी की पूरी मानसिक हालत टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी बातें बिखरने लगी। हाँ, मेरा ए जिया से झगड़ा हुआ था। उसने मुझे गालियां दी थी। मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने उसे धक्का दे दिया। मैं सच में उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता वो नीचे कैसे गिर गया। फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट तो बहुत पहले से तैयार थे। मेरी माँ ने मेरी मदद की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो झाओ योंगशुआन को फंसा देंगे। वैसे भी उसके ग्रेड अच्छे हैं। वो भविष्य में जरूर सफल हो जाएगा। अगर मैं बर्बाद हो गया तो माँ बाप की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे यही सिखाया गया था। उन्होंने कहा था कि जब तक हम सब यही कहेंगे कि कातिल झाओ योंगशुआन है, तब तक कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, आप लोग उन्हें पकड़ो। ये सब उन्होंने मुझे सिखाया। मैं बेगुनाह हूं। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसकी हर बात रिकॉर्डर में साफ साफ दर्ज हो रही थी। दरवाजे के बाहर खड़े पुलिस वालों के चेहरों पर गुस्सा और घिन दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उधर झाओ परिवार के घर की तलाशी में भी बड़े सबूत मिले। वो विशेष दस्ताने जिनका इस्तेमाल नकली फिंगरप्रिंट बनाने में हुआ था, फिंगरप्रिंट मोल्डिंग सामग्री और कई अधूरे ट्रायल नमूने भी बरामद हुए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। जाओ शूसी के खिलाफ सबूत मिल चुके थे, पर पुलिस की जांच में और भी चौंकाने वाली चीजें सामने आईं। उसके पास फिंगरप्रिंट बनाने वाले मोल्ड, नकली दस्ताने और कई ऐसे औजार मिले जिन्हें वो अभी तक नष्ट नहीं कर पाया था। साथ ही किन नियान शुआंग और झाओ झेनियो द्वारा मुझे फंसाने की योजनाओं से जुड़ी चैट हिस्ट्री, झूठे बयान तैयार करने के दस्तावेज और कंपनी के कुछ गुप्त रिकॉर्ड भी बरामद हुए। जब ये सारे सबूत अलग अलग किन नियान शुआंग और झाओ झेनियो के सामने रखे गए, तो दोनों की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी थी। पहले दोनों ने साफ इनकार कर दिया, फिर दोनों एक दूसरे पर दोष डालने लगे। लेकिन जब पुलिस ने एक के बाद एक ठोस सबूत सामने रखे और लगातार मानसिक दबाव बनाया, तो दोनों आखिरकार टूट गए। किन नियान शुआंग रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो बस अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। मैं उसी की बातों में आ गई थी। झाओ शूसी बचपन से अनाथ था। कितना बेचारा था। झाओ युनशुआंग के पास तो सब कुछ था। मैंने सोचा अगर उसके भाई की जगह उसे थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे कैसे पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उधर झाओ झेनियो भी बहाने बना रहा था, लेकिन उनकी हर बात कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। उनके हर झूठ और हर सफाई ने उन्हें और भी बदसूरत बना दिया। इसी दौरान इंटरनेट पर भी तूफान उठ चुका था। शुरुआत में पूरा इंटरनेट मुझे गालियां दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड वाली लाइव स्ट्रीम को दोबारा देखना शुरू किया। समय मिलाया गया, वीडियो की जांच हुई और लोग समझने लगे कि कुछ गड़बड़ है। रुको, समय तो मैच ही नहीं कर रहा। उसने पहले अपने फिंगरप्रिंट नष्ट किए थे, हत्या बाद में हुई थी। इतनी बुरी तरह जले हाथों से फिंगरप्रिंट छोड़ना असंभव है। झाओ परिवार ने इतनी जल्दी उसे अपराधी कैसे घोषित कर दिया? अपने ही बेटे के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? धीरे धीरे हवा का रुख बदलने लगा। फिर पुलिस की कुछ आंतरिक जानकारियां भी लीक हो गईं। झाओ शूसी के टूटकर कबूलनामे के हिस्से, माता पिता के एक दूसरे पर दोष डालने वाले वीडियो, सब इंटरनेट पर फैल गए। कुछ ही घंटों में पूरे देश में हंगामा मच गया। ट्रेंडिंग सर्च में एक के बाद एक विषय छा गए। झाओ युनशुआन निर्दोष, झाओ शूसी ने हत्या कबूली, माता पिता ने बेटे को फंसाने की साजिश रची, फिंगरप्रिंट फ्रेम अप केस। जो लोग पहले मुझे गालियां दे रहे थे, अब वही लोग गुस्से से फट पड़े। उनकी नाराजगी सीधा झाओ परिवार और उनकी कंपनी पर टूट पड़ी। ये लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। अपने ही बेटे को बलि का बकरा बना दिया। झाओ ग्रुप का बहिष्कार करो। झाओ युनशुआन से माफी मांगो। अगले ही दिन झाओ ग्रुप के शेयर धड़ाम से गिर गए। कई साझेदारों ने अनुबंध रद्द कर दिए। कंपनी की साख बर्बाद होने लगी।
जब मुझे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी, उसी समय पुलिस स्टेशन की लॉबी में मेरी मुलाकात फिर झाओ शूसी से हुई। उसे हथकड़ी लगाकर बाहर लाया जा रहा था। मुझे देखते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, शैतान! तू शैतान है! तूने मुझे फंसाया! तुझे कभी अच्छी मौत नहीं मिलेगी। मैंने शांत नजरों से उसे देखा। अब मरने वाला सिर्फ तुम हो। तभी किन नियान शुआंग रोती हुई मेरी तरफ दौड़ी। युनशुआन, अपने भाई को बचा लो। वो बचपन से अनाथ है। उसकी जिंदगी पहले ही बहुत दुखों से भरी रही है। अब अगर वो जेल चला गया तो उसका क्या होगा? तुम एजिया के परिवार से माफी मांग लो। घुटनों के बल गिर जाओ। अगर वे तुम्हारी जान भी मांगे तो दे देना। मैं ठंडी हंसी हंसा। मेरी दयालु माँ, क्या तुम्हें अपनी रखैल के बेटे को पालना इतना पसंद था? झाओ शूसी चीख पड़ा। चुप रहो! मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है मुझे सच नहीं पता? झाओ शूसी कोई गोद लिया हुआ बेटा नहीं है। वो झाओ झेन्यू और उसकी बाहर वाली औरत का नाजायज बेटा है। झूठ! झाओ झेन्यू चीखा। इस कमीने की बात मत सुनो। लेकिन झाओ शूसी अचानक हंस पड़ा, एक पागलपन भरी हंसी। हाँ, मैं उसका नाजायज बेटा हूं। और तुम कितनी मूर्ख हो किन नियान शुआंग। 20 साल तक तुमने मेरे लिए अपने ही बेटे को कुर्बान किया। किन नियान शुआंग की चीख पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज उठी। अगले ही पल वो जाओ झेन्यू पर टूट पड़ी। दोनों आपस में मारपीट करने लगे। इस अफरा तफरी के बीच मैंने झाओ शूसी के बाल पकड़कर उसका सिर नीचे झुका दिया। फिर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, जानते हो, मैंने अपने फिंगरप्रिंट पहले से क्यों नष्ट कर दिए थे? वो कांप उठा। मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे तुम जानते थे। मैं 2 जिंदगियों की नफरत लेकर वापस लौटा हूं। मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूं। और इस बार मैं तुम तीनों की जिंदगियां बर्बाद करने आया हूं। झाओ झेन्यू ने अचानक सिर उठा लिया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो पहली बार अपने बेटे को सच में देख रहा हो। किन नियान शुआंग मानो अपनी सारी ताकत खो चुकी थी। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज भी जैसे गुम हो गई थी। उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द, पछतावा और टूटन बची थी। उधर झाओ शूसी अब भी पागलों की तरह चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने अब उनकी तरफ दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं मुड़ा और दृढ़ कदमों से पुलिस स्टेशन के बाहर चल पड़ा। बाहर पहले से ही पत्रकारों की भीड़ जमा थी। चारों तरफ कैमरे थे। फ्लैश लगातार चमक रहे थे। पूरा दृश्य दिन की तरह रोशन हो गया था। लेकिन इस बार कैमरे किसी हत्यारे या पागल इंसान की तरफ नहीं थे। वे एक ऐसे इंसान की तरफ थे जिसे बेरहमी से फंसाया गया था, जिसने अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों को सबसे कठोर तरीके से तोड़कर खुद को निर्दोष साबित किया था। सुबह की धूप बादलों को चीर कर निकल रही थी। उसकी किरणें मेरे पीले लेकिन शांत चेहरे पर पड़ रही थीं। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मेरा बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है। कानून उनके अपराधों का फैसला करेगा और जनमत तथा भाग्य का फैसला भी कभी अनुपस्थित नहीं रहेगा। बाद में अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। झाओ शूसी को जानबूझकर हत्या, साजिश रचने और झूठे सबूत तैयार करने के अपराध में दोषी पाया गया। उसकी सजा और भी बढ़ गई। झाओ झेन्यू और किन नियान शुआंग पर झूठी गवाही, सबूत नष्ट करने, झूठा आरोप लगाने, अपराध में सहायता करने और अन्य कई धाराएं लगाई गई। इसके अलावा झाओ झेन्यू के ऊपर व्यावसायिक धोखाधड़ी, बाजार में हेरफेर और कंपनी से जुड़े कई आर्थिक अपराध भी साबित हुए। कभी शक्तिशाली रहा झाओ ग्रुप पूरी तरह ढह गया। कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई। जिस साम्राज्य को उन्होंने वर्षों में खड़ा किया था, वो कुछ ही महीनों में इतिहास बन गया। मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हुई। आखिर मैंने सार्वजनिक स्थान पर अपने हाथों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अदालत ने माना कि मेरे कार्यों के पीछे असाधारण परिस्थितियां थीं। मैंने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया था और मैं एक बड़े षड्यंत्र का शिकार था। जनता की सहानुभूति और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे अपेक्षाकृत हल्की सजा मिली। झाओ परिवार के तीनों लोगों के अपराधों की तुलना में मेरी सजा लगभग नगण्य थी।
मैंने अपने खून से सने हाथों और उस पागलपन भरे नृत्य के जरिए उनके वर्षों से बुने हुए झूठ के जाल को पूरी तरह फाड़ दिया। और उसी दिन मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। पिछले जन्म में वे लोग सफलता, सम्मान और ऐशो आराम में जी रहे थे और मैं मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस जन्म में वे जेल की सलाखों के पीछे बैठे थे और मैं आजाद था। शायद यही कर्म का चक्र था। कभी न कभी हर कर्ज चुकाया जाता है, हर अन्याय का हिसाब होता है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। मैंने आखिरी बार जेल की दिशा में देखा, फिर मुड़ गया। अब मेरे दिल में सिर्फ नफरत नहीं थी। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए सोचा, इस बार मैं खुलकर जीऊंगा। मैं कभी भी नफरत की छाया में नहीं जीऊंगा, क्योंकि मेरा बदला पूरा हो चुका है और अब मेरी नई जिंदगी शुरू होती है।